नमस्कार, योर फ्यूचर लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। कोड कोर्स के इस एंगल के इस 5वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे कुछ विशेष कोड जिनको हम जानते हैं, पढ़ाया जा चुका है। उनके नाम क्या क्या पढ़ाए जा चुके हैं: संलग्न कोड, रेखीय युग्म, आसन्न कोड, शीर्षाभिमुख कोड। ये सब कोड क्या है कि एपिसोड नंबर 2 में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन इनकी बारीकियों को आज हम समझेंगे, देखेंगे। वैसे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है आज, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहाँ से? संलग्न कोड से शुरुआत करते हैं। तो संलग्न कोड क्या होता है, संलग्न कोड के बारे में जानते हैं। देखिए, संलग्न कोड तो कहा जाता है कि संलग्न कोड है। इसकी इंग्लिश जो होती है क्या होती है? एडजेसेंट एंगल, जिसको हम क्या एडजेसेंट एंगल भी पढ़ते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो ये इनकी मीनिंग्स जो होती हैं, यह इंग्लिश में पहले तो क्या होता था कि हिंदी में ही सभी कोडें पढ़ी जाती थी, इंग्लिश में बहुत से कम लोग ही पढ़ते थे। लेकिन अब सारी की सारी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ी जाती है, सभी जगहों पे उपलब्ध होता है। लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का अर्थ 2 होता है, एक संलग्न कोण होता है और एक आसन्न कोण होता है। आसन्न कोण होता है, समझ में बात आ रही है? एडजेसेंट एंगल से 2 मीनिंग होते हैं, एक संलग्न कोण और एक आसन्न कोण। दोनों लगभग अर्थ देखा जाए तो संलग्न कोण ही कहेंगे, लेकिन दोनों में अंतर होता है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि दोनों को अलग अलग नाम से बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ कि संलग्न कोण और आसन्न कोण को समझने के लिए हमें दोनों कोण का फिगर एक साथ उपलब्ध होना चाहिए, तभी जाके हम समझ सकते हैं कि कौन सा संलग्न कोण होता है और कौन सा आसन्न कोण होता है, और उनको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर संलग्न कोण में होता क्या है कि फिगर जैसे कोई भी कोण बना हुआ है, इसमें यहाँ जो यह वर्टिक्स है, अगर इसी वर्टिक्स से एक और लाइन ऐसे खींच दे, मान लीजिए यह ए हो गया, बी हो गया, या सी हो गया, या ओ, यानी कि यहाँ पे यह 1 और 2, यहाँ पे वैसे तो देखें अगर यह बी लाइन नहीं थी तो ये बड़ा वाला कोण लेकर के 3 कोण बन रहे हैं। ये मत सोचिएगा केवल 2 कोण बन रहे हैं, यहाँ पे 3 एंगल ए ओ सी, ए ओ बी, बी ओ सी, देख रहे हैं ना। अगर आप यहाँ से ए से आके ओ से सीधे सी चले जाते, ये भी तो बड़ा, दोनों मिला करके एक कोण हो गया और दोनों अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे जो यह दोनों कोण है, इनका शीर्ष देख रहे हैं ना, सिंगल ओ है। तो अब यहाँ पर एक ही शीर्ष है और दोनों कोणों में देख रहे हैं जो यह ओबी है, ओबी को आप ध्यान से देख रहे हैं ना, यह कॉमन यानी उभयनिष्ठ भुजा हुआ। कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसलिए यह दोनों कोण क्या हो जाएंगे? संलग्न कोण कहलाएंगे। अब देखिए, आसन्न कोण में क्या होता है कि आसन्न कोण ऐसे होते हैं। अब यहाँ पर एक कोण बना है और एक कोण यहाँ पे बना है। अब इसमें देखिए, यदि हम यहाँ पे नाम रख दे PQRS, ठीक है, तो इनका इस कोण का नाम रखे इसका, तो कोण PQR लिखेंगे, और जबकि इस कोण का नाम लिखेंगे तो QRS या SRQ किसी भी तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए कि QRS लिख दिए, चलिए ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब दोनों में देखिए, कोण जहाँ बनता है ना, नाम लिखते समय बस ध्यान देना होगा, इनका नाम, इसका नाम ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिख सकते थे, ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। और इसका नाम अभी हमने कहा ना कि कोण SRQ भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है, यहाँ पर क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब हम कोण का नाम लिखेंगे तो जिस वर्टिक्स पर, जिस पॉइंट पे एंगल का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर एंगल बन रहा है, उस पॉइंट का नाम बीच में होना चाहिए। अब देखिए, ये लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों भुजाओं में देखेंगे कि ये दोनों भुजाएं Q पर मिल रही है। अगर हम शुरुआत करें तो R से Q आए, Q से P, या P से Q आए, Q से फिर R, यानी दोनों स्थिति में, चाहे हम इधर से चले चाहे इधर से चले, दोनों स्थिति में Q बीच में आ रहा है। देखें,
तो ये ध्यान देना होगा। नहीं तो आप गलती मत करें कि इस कोड का नाम यहाँ से चल रहा है तो कुछ लोग क्या करते हैं QPR लिख दे, अरे Q से P गए, P से R, यानी कि कैसे चलना है। रास्ते अगर सही से चलेंगे आप ना, कोड का नाम इजीली आप लिख सकते हैं। यानी कि हम P से Q आएंगे, अब Q से P गए, P से R कहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना। तो P से Q आए, Q से R जा सकते हैं, R से Q आए तो Q से P जा सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान देने योग्य बातें हैं आपके लिए कि कोड का नाम कैसे लिखेंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए इन दोनों, इस कोड का जो नाम लिखा गया है यहाँ पे और यहाँ पे जो लिखा गया है, इन दोनों में दोनों का शीर्ष को देखिए, दोनों का शीर्ष क्या है, अलग अलग है। दोनों का शीर्ष अलग अलग है, परंतु दोनों में QR जो है यह एक ऐसी भुजा है जो कि उभयनिष्ठ है। क्या है ये? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ, ठीक है। अब यह भुजा क्या हो गई, ये उभयनिष्ठ हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो है इस एंगल का नाम लिखे हैं तो देखिए AOB एक है और एक क्या है BOC। यहाँ पे इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, BOA भी लिख सकते हैं और या इसका नाम COB भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन देख रहे हैं दोनों में चारों जो नाम लिखा गया तो यह दोनों मिलाकर के क्या है, एक कोड है और यह दोनों एक ही कोड का नाम है। लेकिन दोनों एंगल में आप देखेंगे शीर्ष क्या है, एंगल का जो शीर्ष बन रहा है ना वह O है। शीर्ष क्या बन रहा है, O है। और जबकि इसमें भी कॉमन आर्म है, यहाँ पर आपको कॉमन आर्म यानी उभयनिष्ठ भुजा दिखाई दे रहा है, उभयनिष्ठ भुजा है, साइड है। लेकिन यहाँ पे O जो है उभयनिष्ठ वर्टेक्स है, यानी शीर्ष भी उभयनिष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर शीर्ष क्या है, अलग अलग है। तो एडजेसेंट एंगल, इंग्लिश में हमने भी बहुत से सर्च किए कि कहीं और अलग नाम तो नहीं होता, क्योंकि हम इतना ही जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल में आसन्न कोण या संलग्न कोण होता है हमें। लेकिन हिंदी में आप इनको अच्छे तरीके से मैथ में आप समझेंगे तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों संलग्न कोण कहना उचित नहीं होगा, ये संलग्न है तो ये आसन्न है, लेकिन दोनों को एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। लेकिन इंग्लिश में हमने सर्च किया, हमें नहीं मिला। यदि आपको मिले तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमें नहीं मिला, इसकी इंग्लिश ये होगी तो इसकी क्या होगी, यदि आपको मिले तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अच्छी तरीके से आसन्न कोण और संलग्न कोण को समझ चुके होंगे। देखिए संलग्न कोण का फिगर कुछ इस प्रकार से है, इजली है, लेकिन कभी कभी टेढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यही कोण है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे बन रहे हैं और इसमें ऐसे बन रहा है। अब देखिए ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोण को मार्क इधर नहीं किया गया, इनको किया गया। तो ये दो कोण हैं, यह दोनों कोण क्या हैं, संलग्न कोण ही हैं। उसी प्रकार से इनका भी कोई भी अस्थाई फिगर नहीं होगा, ऐसे भी हो सकते हैं। अगर इनको मिला दिया जाए तो ये त्रिभुज भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है कि एक इधर हो, दोनों एक ही तरफ का जो है कि झुका हो, ऐसे भी हो सकते हैं। तो आसन्न, ये नहीं कि हमारा जो आसन्न हमने बता दिया कि आसन्न कोण एकदम सीधा ऐसे होता है और ये ऐसे ही होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। आसन्न कोण एक भुजा पर आसन्न रहेगा, लेकिन उनके शीर्ष अलग अलग होंगे। लेकिन संलग्न कोण में क्या देखते हैं कि उनके शीर्ष एक रहेगा और एक कॉमन आर्म यानी उभयनिष्ठ भुजा रहेगी। इनका योग कुछ भी हो सकता है, इन दोनों का योग हो सके तो न्यून कोण भी हो, समकोण से भी कम हो, समकोण भी हो सकता है, ऋजु कोण भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। संभव है कि संलग्न कोण में इनका योग पता नहीं अब क्या बताएगा, क्योंकि वहाँ पे जब वैल्यू दी रहेगी तो हम जोड़ करके बता सकते हैं। जैसे अगर इनको देखा जाए तो यह दोनों को मिला के भी न्यून कोण ही बन रहा है, तो इन दोनों का योग न्यून कोण हो जाएगा। लेकिन संलग्न कोण आप ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब बात क्लियर हो चुकी होगी कि आपको आसन्न कोण और संलग्न कोण अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। लेकिन जब यह संलग्न कोण की बात हो रही थी तो अभी हमने बताया कि इनका योग 180 अंश के बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हम इसको हटा रहे हैं।
अब देखिएगा कि यदि ये संलग्न कोण हमारा कुछ इस प्रकार से हो, तो ये भी क्या है, संलग्न कोण ही है, ये नहीं कि कोई दूसरा कोण है। लेकिन संलग्न कोण, ऐसे दो संलग्न कोण यदि उनको जोड़ा जाए तो 180 अंश के बराबर हो जाए। और यदि कोई भी दो कोण संलग्न कोण रहे और उनका योग, संलग्न कोण की बात करें, आसन्न कोण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे संलग्न कोण की बात कर रहा हूँ। तो संलग्न कोण जब भी ऐसी स्थिति में आए कि उनका योग कितना हो जाए, इन दोनों का संलग्न कोण का योग, संलग्न कोणों का योग कितना हो जाए, 180 अंश 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो उनके जो कॉमन आर्म है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत वाले दोनों भुजाएं जो है एक रेखा बनाएंगी। क्या बनाएंगी, एक रेखा। आप सुन लीजिए ध्यान से कि यदि ऐसे संलग्न कोण जिनके उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत भुजाएं, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दोनों भुजाएं यदि एक सीधी रेखा का निर्माण करें तो उन संलग्न कोण का योग 180 अंश होगा, और तथा उस संलग्न कोण का नाम संलग्न कोण न रख कह करके उसे रेखीय कोण या रेखीय युग्म कहेंगे। इसका नाम हो जाएगा रेखीय युग्म, जिसको लाइनियर पेयर भी कहा जाता है, इंग्लिश में लाइनियर पेयर भी कहा जाता है। यह रेखीय युग्म होगा। जब भी एक रेखा पर दो कोण बनेंगे तो समझ जाइए, वैसे तो एक रेखा पर दो या दो से अधिक कितना हूँ एंगल बने, उनका योग सदैव 180 ही होता है। यहाँ पे संलग्न कोण है, संलग्न कोण में दो ही कोण की बात नहीं, दो से अधिक भी अगर होंगे तो भी वे संलग्न कोण ही होते हैं। लेकिन जब भी संलग्न कोण की बातें आती है तो दो कोणों के बारे में बताया जाता है, लेकिन इस संलग्न कोण में दो या दो से अधिक एंगल भी हो सकते हैं, उन्हें भी संलग्न कोण कहेंगे। लेकिन संलग्न कोण तो कह सकते हैं, लेकिन इस संलग्न कोण की परिभाषा के अनुसार वह फिट नहीं बैठते, इसलिए केवल दो ही कोण लिया जाता है। लेकिन रेखीय युग्म में युग्म का मतलब दो से अधिक कोण, ठीक है हमने कर दिया, लेकिन युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म माने जोड़ा, यानी दो को जब दो लोग एक साथ होते हैं उसे युग्म कहा जाता है। इसलिए रेखीय कोण और रेखीय युग्म में अंतर हो जाएगा, यानी कि जब भी रेखीय युग्म आएगा तो दो कोण रहेंगे। यदि रेखीय कोण केवल कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, रेखीय कोण। अब देखिए रेखीय युग्म और रेखीय कोण में क्या अंतर है। हमने अभी बोला कि दो या दो से अधिक कोण भी होंगे तो 180 ही आएगा, वो भी संलग्न कोण होंगे। लेकिन संलग्न कोण का मतलब क्या होता है कि अभी समझा रहे हैं आपको रेखीय कोण के माध्यम से। आप देखिए यहाँ पर जब दो या दो से अधिक कोण हो गए तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे जो है कि हमने बात कहा कि ये भी रेखीय युग्म में कई हो सकते हैं, लेकिन ये गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि युग्म का मतलब क्या होता है कि युग्म मीन्स जोड़ा होता है। जोड़ा का मतलब, जोड़ा किसे कहते हैं, दो से अधिक हो जाएगा तो उन्हें समूह कहेंगे। अब देखिए संलग्न कोण में दो से अधिक क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 1 और 2 संलग्न है, 2 और 3 संलग्न है, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि 3 और 1 संलग्न है, क्योंकि इन दोनों का शीर्ष, तो इन दोनों कोण 1 और कोण 3 का शीर्ष देख रहे हैं, एक जगह है कि नहीं है, ध्यान से देखिएगा। कोण 1 और कोण 3 का शीर्ष एक जगह है, लेकिन इनकी दोनों भुजाएं अलग है, इसलिए संलग्न कोण में केवल 2 कोण रहेंगे तभी उन्हें संलग्न कहेंगे। 3 कोण वहाँ पे बन जाएंगे तो उसमें संलग्न कोण में युग्म, जो एक युग्म ऐसा युग्म होगा उन्हीं को संलग्न कहेंगे, जैसे कि इस प्रकार होंगे। इन दोनों को कह सकते, इन दोनों को कह सकते, लेकिन इन दोनों को नहीं कह सकते। तो ये रेखीय कोण हो गए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, लेकिन रेखीय युग्म में इन दोनों को जोड़ेंगे 2 ही कोण आएंगे। तो आपको रेखीय युग्म और रेखीय कोण के बारे में भी अच्छी तरीके से जानकारी मिल चुकी होगी कि हम कब कहाँ बोले तो गलत हो जाएगा, क्या बोलेंगे तो सही होगा। इस चीज़ों को ध्यान देना है, क्योंकि युग्म का मतलब ये नहीं कि 100 ऐसे वाले कोण तो 180 होते तो 2 या 2 से अधिक भी हो जाए, नहीं। यहाँ युग्म का मतलब जोड़ा होता है, इसलिए इनको रेखीय कोण कहेंगे, क्योंकि यहाँ समूह बन रहे हैं। अब बात आ रही है, अभी आप एपिसोड 2 में पढ़े होंगे शीर्षाभिमुख कोण। चलिए शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात हो जाए तो शीर्षाभिमुख कोण पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस संलग्न कोण रेखीय युग्म का चित्र रहने देना है,
उसके बाद उसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, शीर्षाभिमुख कोण पढ़ना है। शीर्षाभिमुख कोण जो होता है क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं आसानी से कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए पहले हम चित्र को खींच लेते हैं, उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल के वर्ड पे आते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमने बताया था कि उसमें ऐसे स्थिति बनती है तो 4 कोण बनते हैं, A B C D यहाँ लिख दे, चाहे 1 2 3 जो भी हमारा कितना हो अंश का हो सकता है, जो भी आएगा माप वहाँ लिखा जा सकता है। वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या होता है कि एक शीर्ष पर बने 2 कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब शीर्षाभिमुख, भिमुख का अर्थ जो है हिंदी, देखिए हिंदी कभी कभी हिंदी बहुत आसान दिखती है, लेकिन कभी कभी हिंदी कठिन हो जाती है, कभी इंग्लिश कठिन लगती है तो कभी इंग्लिश आसान हो जाता है। शीर्षाभिमुख, शीर्ष यानी वर्टिकली, अभिमुख, अभिमुख का मतलब हो गया अपोजिट एंगल, अपोजिट यानी शीर्ष पर बने अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत। अब इसका विपरीत ये नहीं है, इसका विपरीत ये नहीं है, इसका विपरीत ये है। क्यों, देखिए अब विपरीत का मतलब क्या हुआ, आगे और पीछे, यही ना होता है विपरीत का मतलब, अपोजिट का मतलब। तो अर्थात यहाँ पर शीर्षाभिमुख B का D है और A का C है, तो आप एंगल A और एंगल C तथा एंगल B और एंगल D जो है ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। लेकिन खास बात क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण में कि शीर्षाभिमुख कोण यदि बन रहे हैं सदा के लिए बराबर ही होते हैं, बराबर ही रहेंगे, कभी भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि हमारा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आप चलिए ये शीर्षाभिमुख तो जान गए कि शीर्षाभिमुख कौन होता है और ये सदैव बराबर होते हैं। लेकिन अब देखिए मान लीजिए शीर्षाभिमुख के कोणों में जब सवालें आती है, मान लीजिए कि यहाँ पे C की वैल्यू को दे दिया गया कि यह C की वैल्यू क्या है, 100 डिग्री है, तो अन्य सभी एंगलों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो इस C क्या है, A के इक्वल है, तो यानी A इक्वल टू C, तो यानी C क्या के बराबर A है, यानी A की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। लेकिन अब B और D की वैल्यू कैसे दिखाई दे रही है आपको समझना पड़ेगा। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि B और C की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे ध्यान से तो सब समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा, देखिए अब ये जो B है या C है, कोई भी इसमें से ले, A की वैल्यू अगर C की वैल्यू 100 है तो A की वैल्यू 100 हो जाएगी। लेकिन आप देखिए ये लाइन बन रही है तो A और D संलग्न कोण हुए, लेकिन वो भी देख रहे हैं एक लाइन पे है, इसलिए इस संलग्न कोण का नाम रेखीय युग्म होगा। तो रेखीय युग्म का मतलब क्या हुआ कि एंगल A और एंगल D को जोड़ दें। अब ध्यान से समझिएगा बात को कि अब एंगल A और एंगल D कौन सा युग्म बन रहा है, रेखीय युग्म। अभी रेखीय युग्म की बात हुई कि रेखीय युग्म का जो होता है योग होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। यानी इन दोनों का तो A की वैल्यू 100 निकली है तो एंगल D की वैल्यू तो निकाल लेंगे ना, इजली है, क्योंकि एंगल D इक्वल टू है 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री आ गया। अब जब D की वैल्यू 80 डिग्री है तो D क्या है, B के इक्वल है, यानी B की भी वैल्यू फाइंड हो गई। ये मत समझिएगा कि यहाँ पे शीर्षाभिमुख हमने समझ लिया तो लाइनियर पेयर आपको समझ में नहीं आया, संलग्न कोण आसन्न कोण नहीं समझ में। अरे इसकी भी ज़रूरत, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोण है ना, एंगल है ना। अब जैसे यहाँ पर 100 डिग्री आ गया तो 100 डिग्री माप के आधार पे कौन सा कोण होगा, इनके माप के मेजरमेंट के आधार पे कौन सा कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, अधिक कोण होगा। कौन सा एंगल होगा, अधिक कोण होगा। और ये जो हमारा D निकल रहा है, D और B, ये क्या हो गया, एक्यूट यानी न्यून कोण हो गया माप के आधार पे। यानी कि अब हमें न्यून कोण और अधिक कोण से कोई मतलब ही नहीं रहा, उनको छोड़ दें, भूल जाए, ऐसा नहीं, सब कुछ याद रहना चाहिए। यदि आप अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो इजीली लर्न रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि आप जितना अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से देख के पढ़ेंगे, सभी बातों को सुनेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से आप रटेंगे तो रटने वाली चीज़ हो सकता है कुछ दिन याद रहे, भूल जाता है। जिस तरीके से हमें कथाएँ सुनाई जाती हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो वो कहानियाँ क्या होता है कि हमें याद रहता है। क्योंकि जैसे हम लोग एक बार पढ़ रहे थे, बहुत छोटे थे, तो कोई सुना रहा था कहानी, तो उसमें बताया जा रहा था कि हम लोगों ने जो द्वीप होते हैं ना, द्वीप जैसे लक्षद्वीप है
तो ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे वो लोग घूमने गए। तो वो लोग क्या किए कि जब सब्जी बना रहे थे तो वहाँ पे नमक नहीं मिल रहा था, तो वहाँ लोग के लोग बताया कि आप समुद्र का पानी उसमें डाल दीजिए नमक के जगह, और नमक जो का काम कर जाएगा। अब बताइए कि 10 लोग की टीम थी, ग्रुप कितना था, 10 लोग, और पढ़ाया गया। उस समय कहानी में बताया कि हम लोगों ने 2 बूंद पानी डाले। कितने बूंद? 2 बूंद पानी डाले, और उसके बाद जब खाने बैठे तो उसमें नमक जो है कि ज़्यादा लग रहा था। अब बताइए, यहाँ 10 लोगों को खाना बनाने के लिए कम से कम इतना नमक डालेंगे तब जाके अच्छा खाना बनेगा। 2 बूंद पानी में कितना नमक आएगा? तो उस समय छोटे थे, कुछ भी कहानियाँ सुना दो सब सही है। हम लोगों को भी लगा कि अरे समुद्र का पानी खारा होता है, एकदम खारा, पीने लायक नहीं। वो तो ठीक है, नहीं पीने लायक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 2 बूंद डाले तो सब्जी खाने लायक नहीं होगी। तो कहानियाँ वो याद रहती हैं। तो इसी तरीके से अगर इनको आप कहानी की तरह सुनेंगे, ध्यान में जाएगा, इजीली लर्न हो जाएगा। ज़्यादा प्रेशर दे करके लर्न करेंगे तो लर्न नहीं होगा। बस बात रह गई कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान यहीं होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। और ध्यान का मतलब होता है कि आप इसे मज़े ले करके, यानी कि आपको अच्छा लग रहा हो, इस तरीके से आप वीडियो को देखें और वॉच करें और पढ़ें, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं पर भी आपको परेशानी हो रही है, त्रुटि हो रही है, या हमारे समझाने के तरीके में कोई कमी है, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के जो एंगल्स पढ़ाए गए हैं उनके गुणों के बारे में बताया जाएगा। और रही बात कुछ एंगल से यदि छूटे होंगे जिनके अभी तक उनके गुणों के बारे में नहीं बताया गया है, तो हम उन्हें अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। और साथ साथ में आने वाले जो हमारा त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, उनमें कोणों का कैसे यूज होता है, कोण का मतलब क्या होता है, उनकी भी वीडियोज़ आपको उपलब्ध होंगी। तो आप हमेशा लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। मैं आप लोगों को हमेशा ही एक नई और अच्छी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहूँगा। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहें। आप लोगों के प्यार की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, कार्य करते हैं, और अच्छा लगता है हम लोगों को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।